Hello, this is Pawan and going to teach you idioms and phrases. Idioms and phrases ना सिर्फ हमारे ग्रामर में बल्कि स्पीकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप स्पीकिंग में इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही नेचुरल और इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम किसी से बातें कर रहे थे और किसी सीक्रेट वगैरह को बताने की बात आई तो मैंने ये नहीं बोला कि चलिए सीक्रेट बताइए, मैंने कह दिया लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब तो क्या हुआ कि भैया सीक्रेट को रिवील कर दो, अब सीक्रेट को उजागर कर दो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन अगर इडियम्स की मीनिंग हमारे साथ जो बैठे हैं जिनसे हम बात कर रहे थे उनको नहीं पता तो वो तो चौंक जाएंगे, यार कैसा कैट कैसा बैग, ये कैसी बातें करने लगे, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कहां क्या। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की मीनिंग आना यानी इनको लर्न करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और ग्रामर में यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और आपके सिलेबस में इंग्लिश है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस तो अपना कदम पीछे हटाएंगे नहीं, जरूर आएंगे एग्जाम में। तो इसलिए इनको लर्न करना ग्रामर और स्पीकिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी होता है। आज के इस सेशन में हम इन 15 इडियम्स को ना सिर्फ इनकी मीनिंग समझाएंगे बल्कि अपने ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करा देंगे, यानी आप चाह करके भी ना भूल पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करना और बहुत दिनों तक के लिए याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखने में बड़े अजीब से लगते हैं। अब जैसे अभी मैंने बोला लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट बैग, यार इसमें सीक्रेट मतलब कुछ मैच है ना, बड़े विचित्र लगते हैं। तो इसलिए हम इन्हें भूल जाते हैं बहुत जल्दी और डिफिकल्ट भी रहता है याद करना। तो हमारी ट्रिक आई होप कि आपको हेल्प करेगी इन सारे इडियम्स को लर्न करने के लिए। और भी इडियम्स के लिए हमारे पास अलग अलग ट्रिक्स हैं, हर जगह हर इडियम्स के लिए अलग अलग ट्रिक मैटर करेंगी। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, गौर से सेशन को अटेंड करना है ताकि आप इनकी मीनिंग हमेशा याद रख सको। तो फिर देर किस बात की है, चलिए देखते हैं, मिलते हैं अपनी पहली इडियम से जो कि है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का क्या मतलब हो सकता है? अगर आपको मैं इनकी मीनिंग बताने से पहले अपना ट्रिक समझा दूं तो ज्यादा बेटर होगा ना। आप कैलेंडर देखते हो, आपके सामने जब कैलेंडर आता है तो आप देखते हो कि कैलेंडर में जितनी भी तारीखें रहती हैं वो सब की सब तारीखें ब्लैक में रहती हैं ना, सारी की सारी तारीखें ब्लैक में रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन के मतलब कुछ ऐसी भी डेट होती हैं जो ब्लैक ना रहती हैं, जो क्या रहती हैं, रेड रहती हैं। अभी हमारे पास रेड मार्कर नहीं है इसलिए मैं समझा रहा हूं, आप समझ जाना कि यहां पे जो ब्लैक दिख रहा है वो रेड है, आप ऐसा समझ लो, इमेजिन कर लो, ठीक है ना। मेरी नजर से देखो तो लगेगा कि हाँ ब्लैक नहीं रेड है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमने क्या बोला कि भैया ये कुछ डेट ऐसी होती हैं जो कि रेड रहती है। अच्छा, आपने भी कैलेंडर देखा होगा, कौन सी ऐसी डेट रहती है जो रेड रहती है? तो नॉर्मल सी बात है, सब फेस्टिवल, सब जो इंपॉर्टेंट डे मतलब कोई है दिवस वगैरह, कोई फेस्टिवल वगैरह है या फिर हमारा बर्थडे है तो मुझको रेड करके रखे रहते हैं। तो यहां पे क्या है कि कोई स्पेशल डे जो होते हैं वही कैलेंडर में क्या रहते हैं, रेड रहते हैं। तो अ रेड लेटर डे का क्या मतलब हो रहा है कि कैलेंडर का जब कैलेंडर में कोई भी दिन का लेटर जब रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो दिन जो होता है ना, वो दिन
ये रेड होने की वजह से वो दिन एक स्पेशल डे बन जाता है। तो इसीलिए अ रेड लेटर डे का मतलब होता है अ स्पेशल डे, अ स्पेशल डे, या आप इसी को कह सकते हैं अन इंपॉर्टेंट डे। क्या बोल सकते हैं? अन इंपॉर्टेंट डे। बाकी अब बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इनकी मीनिंग समझ में आई होगी। आगे बढ़ने से पहले इनकी मीनिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए, तो क्लियर होगी। रेड लेटर डे कैसे आई स्पेशल डे हो रहा है? क्योंकि डे क्या होता है? रेड रहता है जब कोई स्पेशल होता है कैलेंडर में, इसलिए रेड लेटर डे का मतलब आई स्पेशल डे। कनेक्ट हुआ? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, इमेजिन करो कोई ऐसा आदमी जो सारे लेटर का ज्ञान रखता हो। देखो हम कुछ भी पढ़ते लिखते हैं तो उसमें लेटर की ही आवश्यकता पड़ती है। लेटर्स और सिंबल के माध्यम से ही तो हम पढ़ रहे हैं, लेटर का प्रयोग करके, सिंबल का प्रयोग करके पढ़ते हैं, लेटर्स का प्रयोग करके। तो ये क्या हो रहा है? लेटर्स का ही प्रयोग करके अगर हम कुछ पढ़ लिख रहे हैं, और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे लेटर्स बहुत सारे हैं ना, मैन ऑफ लेटर्स, वो आदमी लेटरों से भरा पड़ा है, इसका मतलब है वो इंसान बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत पढ़ा, हाईली क्वालिफाइड होगा, एजुकेटेड पर्सन होगा और साहित्यिक पर्सन होगा। ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं। तो अ मैन ऑफ लेटर्स यानी ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारे लेटर्स का ज्ञान है, बहुत सारे लेटर्स का ज्ञान है, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? हाईली क्वालिफाइड पर्सन बोलेंगे। और तो और हम इसको क्या बोल सकते हैं? अ लिटरेरी पर्सन भी बोल सकते हैं, और अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन भी बोल सकते हैं, एजुकेटेड पर्सन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्यों बोल रहे हैं अ हाईली क्वालिफाइड, अ लिटरेरी पर्सन? क्योंकि वो आदमी लेटर से भरा पड़ा है। क्लियर? बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट। टू ब्रिंग टू बुक। यस, टू ब्रिंग टू बुक का क्या मतलब हो रहा है? अच्छा आप बताओ, बहुत बार क्या होता है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो किताबों को समझना बड़ा मुश्किल सा लगता है, डिफिकल्ट लगता है, फिर रख देते हैं, हम चले जाते, नहीं पढ़ते उसको। इसका क्या मतलब हो रहा है? हम किताब के पास, हमें जो टीचर हमें उन किताबों को बढ़िया से समझा देते हैं, इंटरेस्टिंग और वंडरफुल वे में समझा सकते हैं, तो हमें उनके साथ पढ़ना में अलग मजा आता है पढ़ने में। लेकिन अकेले जब पढ़ने बैठते हैं तो बड़ा मुश्किल सा लगने लगता है। तो ऐसा लगता है ना जैसे सजा मिल गई हो हमें इसे पढ़ने की। अगर पढ़ते ही जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है सजा मिल गई है। और तो और सबसे बड़ी बात, आज बहुत सारे युवा जो हैं पढ़ने से भागते हैं। पढ़ने से भागते हैं इसका यह मतलब है कि आप देखो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो कॉमेडी के वीडियोस और भी अलग अलग काइंड्स के वीडियोस पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट जो होते हैं उन पर वो कम एक्टिव होते हैं। तो यानी कि ऐसे लोग एजुकेशन, यानी कि किताब हमें एजुकेशन देती है, उससे बचना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना मुश्किल लगता है। तो क्या हो रहा है यहां पे? अगर हम ऐसे इंसान को किताब के पास लेकर चले आए, बोले ब्रिंग ले आए किताब, बुक के पास लेके आए, इसका मतलब है कि हम उस इंसान पढ़ना नहीं चाहता, हम उस इंसान को किताब के पास लेके आए, बोले पढ़, चल पढ़, इसका मतलब हम उसको पनिश कर रहे हैं, उसको दंडित कर रहे हैं। तो टू ब्रिंग टू बुक का मतलब आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्या होगा? किसी को किताब के पास लेके आना, पढ़ना नहीं चाहता, इसका मतलब है कि उसको हम दंडित कर रहे हैं। दंडित कर रहे हैं इसका मतलब है क्या हो जाएगा? टू पनिश। आई होप कि याद रहेगा ये। नेक्स्ट, अ क्लोज फिस्टेड मैन, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी मुट्ठी बंद है भैया, और वो मुट्ठी अपनी खोलता ही नहीं। अगर खोलता नहीं है इसका क्या मतलब है? कि वो यार खर्च ही नहीं करना चाहता। ऐसे मतलब मुट्ठी जेब में डाला हाथ और मुट्ठी बंद कर लिया, अब निकाल नहीं रहा। इसका मतलब है कि वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। आप ऐसे समझो, कोई बच्चा होता है, जब उसके हाथ में पैसा रहता है, उस पैसे को फिर मुट्ठी में बंद करके रखता है ना, ऐसे बंद करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि
वो खर्च नहीं करना चाहता उसको, तो वो तो बच्चा है, खो ना जाए इसलिए। लेकिन जब हम इंसान अपनी मुट्ठी को हमेशा बंद रखते हैं, नहीं खर्च नहीं करना चाहते, बंद रखते हैं, हमेशा मुट्ठी बंद रखते हैं, खर्च नहीं करेंगे हम, इसका मतलब है हम कंजूसी कर रहे हैं। और कंजूसी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं माइजर। तो कैसे हुआ है माइजर? क्योंकि वो हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखता है भैया, क्लोज फिस्टेड, क्लोज बंद रखता है, फिस्टेड मुट्ठी, अपनी मुट्ठी हमेशा बंद रखता है। अगर वो आदमी हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखता है तो खर्च करना नहीं जानता, खर्च करता नहीं, खर्च नहीं करता, कंजूस है, फिर माइजर बोलेंगे, है ना, कंजूस। चलिए, वॉचिंग ग्रास ग्रो, इसका क्या मतलब होगा भैया? वॉचिंग ग्रास ग्रो, घास को बढ़ते हुए देखना। हिंदी अर्थ तो यही निकलेगा कि घास को बढ़ते हुए देखना, लेकिन इसका यह मीनिंग नहीं हुआ घास को बढ़ते हुए देखना। तो आप इसको समझो, अगर मैं लॉन में बैठा हूं और लॉन में बैठे बैठे सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ घासों को उगते हुए आज बैठ गया, मैं बड़ा आज घासों को उगते हुए मैं देखूंगा, बस घास से बढ़ती जाए, मैं उनको देखता रहूंगा। यार घासों को उगते हुए देखना लॉन में बैठ करके कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई क्या? हमारी नजर से तो बिल्कुल नहीं हुई इंटरेस्टिंग चीज। वो घासों को उगते हुए कौन दे, मतलब बिल्कुल हम आपको कहते हैं काम देना भैया, चलो इन घासों को उगते हुए देखना है आपको, बस कुछ नहीं करना। कहोगे अरे ये कैसा काम दे दिया यार, घासों को उगते हुए देखूं, मैं क्या देखूं उसमें? फूल हो खिलते हुए देखना है, आनंद है, लेकिन घासों को उगते हुए देखना कौन सा आनंद, क्या उसमें मुझे मिल रहा है? इसका मतलब है कि बहुत बोरिंग सा काम मिलेगा, बहुत बोरिंग सा। तो इसका मतलब क्या होता है? वॉचिंग ग्रास ग्रो का मतलब होगा वेरी बोरिंग। क्या हो जाएगा? वेरी बोरिंग हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा ना। नेक्स्ट हमारे पास टू लुक इनटू, क्या है? टू लुक इनटू, इसका क्या मतलब होगा, इसको भी समझ लीजिएगा। देखो, अगर कोई देख रहा है, लुक कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, लेकिन देखते देखते इनटू घुसते जा रहा है, उसमें घुसते जा रहा है, इनटू होता जा रहा है, घुसते जा रहा है उसमें। अगर देखते देखते किसी चीज में घुसते जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उसको बहुत ही केयरफुल्ली, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको लुक करा, देख रहा है। और बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने का मतलब होता है उसको जांच पड़ताल कर रहा है, उसकी जांच पड़ताल कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, उसका इंस्पेक्ट कर रहा है, उसको बहुत ही क्लोजली, बहुत ही केयरफुल्ली इंस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ही केयरफुल्ली एग्जामिन कर रहा है किसी चीज को। तो लुक इनटू यानी कि किसी चीज को देखते देखते उसमें इनटू हो जाना, उसमें घुस जाना। इसका मतलब है कि किसी चीज को बहुत ही किसी चीज को वो क्या कर रहा है? एग्जामिन कर रहा है। तो लुक इनटू का मतलब होता है टू एग्जामिन। क्या होता है? टू एग्जामिन होता है, याद रहेगा ना। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल, जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना यानी कि लुक आफ्टर करना, इंस्पेक्ट करना मतलब क्या बोलते हैं उसको? परीक्षण करना, किसी चीज की जांच पड़ताल यही होता है। और लुक देख रहा था, देखते देखते इनटू हो गया, यानी कि भैया फिर वो घुस गया उसमें, जांच पड़ताल में शुरू हो गया। तो एग्जामिन या फिर क्या बोलते हैं? इंस्पेक्ट। अ रेनी डे, इसका क्या अर्थ निकालोगे आप? अ रेनी डे यानी बरसात का दिन। क्या होता है ये बरसात का दिन? बरसात का दिन बहुत ही कष्ट भरा दिन होता है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भैया बरसात होने लगती है जब तो बड़ा कष्ट हो जाता है, मतलब यार जाना है कहीं बहुत मुश्किल होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था, डिफिकल्टी वाला समय होता है। और साथ ही साथ कष्ट भरा समय होने के साथ साथ ये आवश्यकता वाला दिन भी होता है। क्यों मैं कह रहा हूं? सपोज मुझे अभी ऐसा जाना है, मैं चले जाऊंगा, लेकिन अगर बरसात का दिन आ गया तो मुझे साथ में, अगर पैदल जा रहा हूं तो मुझे साथ में अम्ब्रेला कैरी करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं बाइक से जा रहा हूं, साइकिल से जा रहा हूं तो मुझे रेन कोट भी साथ में रखना पड़ेगा, कहीं बारिश होने लगेगी फिर भैया जरूरत पड़ जाएगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आवश्यकता का दिन भी है और मुसीबत का भी दिन है। तो रेनी डे का मतलब आप क्या समझ सकते हो? रेनी डे का मतलब क्या बोलोगे? द टाइम ऑफ नीड, और या तो फिर आप बोल सकते हो द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, ट्रबल, द टाइम ऑफ डिफिकल्टी या फिर ट्रबल भी बोल सकते हो, द टाइम ऑफ नीड भी बोल सकते हो। क्यों? मैंने समझा दिया, आई होप कि क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। एट वंस विट्स एंड, देखो भैया वंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी का मतलब वहां पे कोई और भी प्रोनाउन वगैरह, नाउन वगैरह हो सकती है, लेकिन विट्स का मतलब क्या है? विट्स का मतलब है बुद्धि, और एंड का मतलब समाप्त हो जाना। अगर किसी की बुद्धि समाप्त हो जाए तो वो इंसान तो फिर अक्सर का मतलब हमेशा का मतलब क्या हो रहा है कि अक्सर वो कंफ्यूज रहेगा। वो इंसान अक्सर क्या रहेगा?
यार अगर किसी की बुद्धि समाप्त हो जाएगी, वो कोई भी काम को करने में हमेशा बौखलाया रहेगा, घबराया रहेगा, पगलाया सा रहेगा यार उसमें। यानी उसकी बुद्धि क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, क्या करना क्या नहीं करना, हमेशा अपने सर को नोचता रहेगा, फोड़ता रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो जब किसी की बुद्धि समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो इंसान कंफ्यूज्ड हो चुका है, वो इंसान कंफ्यूज्ड हो चुका है। हमारी नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। इसको समझिएगा, एट आर्म्स लेंथ क्या हो रहा है? अगर कोई चीज, सॉरी कोई चीज नहीं, मान लीजिए कोई हमारी तरफ आ रहा था, हम चाहते थे कि ना वो हमारे पास ना आए, हम चाहते थे वो हमारे पास ना आए, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, आप भी करते होगे, हम ऐसा कर, हाँ दूर रहना दूर रहना, क्या कहते हो, हम पास मत आना, पास मत आना, रुक जाओ, दूर रहो। आप इस तरह से किसी को, इस तरह से आर्म्स, आर्म्स ये समझिए आप, आर्म्स लेंथ, आप अपनी आर्म्स के लेंथ पे किसी को रखना चाहते हो, अगर वहां पे रखना चाहते हो, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि वो आपके पास आए, आ रहा है, तो आपने कह दिया दूर रहो, वहीं रहो, आर्म्स लेंथ बना लिया आपने। तो आर्म्स लेंथ का मतलब ये हो रहा है आप किसी को दूर कर रहे हो अपने से, और दूर करने का मतलब हो गया फिर भैया फार डिस्टेंस। क्या बोलोगे, एट आर्म्स, सॉरी हाँ एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है कि आप उसको अपने से बहुत दूर रखना चाहते हो, या आप कह सकते हो एट अ डिस्टेंस आप उसको रखना चाहते हो। यहां पे कोई इंसान ही, कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इंसान को लिया, ठीक है। तो एट अ डिस्टेंस या वेरी फार, इसका मतलब क्या होगा, एट आर्म्स लेंथ। बाकी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इडियम की तरफ, फेयर एंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब होगा, फेयर को साइड में रख दो। फेयर का मतलब होता है उचित, अपने आप में ही वो सही मीनिंग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर मतलब आने से गड़बड़ा आ जाएंगे, कंफ्यूजी आ जाएंगे। तो कंफ्यूजी आना नहीं है, समझ लेते हैं हम। स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, और वो 4 साइड्स क्या रहती हैं, समान रहती हैं। वर्ग में 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 लाइंस हैं, 4 भुजाएं हैं, और वो क्या है, इक्वल है, समान है। इसका मतलब स्क्वायर के लिए, सॉरी स्क्वायर के लिए सारी दिशाएं, सारे साइड्स समान है। यानी कोई ऐसा इंसान अगर है जिसके लिए सब समान है, सब एक समान है, कहीं पे वो काम कर रहे हैं और उनके सामने कोई भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी, सबके साथ एक समान व्यवहार कर रहे हैं, एक समान उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सबका काम उसी अनुसार कर रहे हैं वो, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान को ऑनेस्ट कहा जाता है, ऐसे इंसान को ऑनेस्ट कहा जाता है। और या आप कह लो कि ऐसे इंसान, सबको समानता का अधिकार है, अगर किसी को कहीं पे काम करवाना है, वो गए वहां पे, तो भैया सबके साथ एक समान बर्ताव करना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अकॉर्डिंग टू रूल, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते किसी बच्चे को बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, किसी को कम केयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम स्क्वायर वाला रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। स्क्वायर कहता है सब समान होने चाहिए। सब समान का मतलब है भैया हम वहां के, हम संस्था का, हम एक टीचर का रोल, हम एक टीचर का रोल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, रोल नहीं अदा कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम सबको समान नजरों से नहीं देख रहे हैं, रूल के अनुसार नहीं हम चल रहे हैं। तो क्या बोलोगे, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब यानी कोई ऐसा इंसान जो ऑनेस्ट है, सबके प्रति वो ऑनेस्ट, सबके प्रति समान नजर से देखता है। और आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल, ऑनेस्ट भी बोल सकते हो, कहां गया, ऑनेस्ट भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसको, अकॉर्डिंग टू रूल भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू रूल या रूल्स, रूल जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा आप उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अलायंस शेयर। ये क्या है भैया, अलायंस शेयर। लायन महाशय तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनको कोई छोटा हिस्सा दो, कि चाहेंगे, हमें तो उम्मीद है कि नहीं चाहेंगे। और अगर लायन जो है वो कभी नहीं चाहेगा उसको छोटा हिस्सा दो, तो इसका मतलब है कि वो चाहेगा कि भैया सबसे पहले बड़ा भाग उसको मिल जाए, फिर जो छोटे मतलब कम है वो सब में अपना अपना बांट ले, क्योंकि लायन वो खतरनाक है भैया, वो बुरा मान जाएंगे, राजा होते हैं। तो लायंस का शेयर का मतलब बड़ा हिस्सा, और बड़ा हिस्सा का मतलब आप बोल सकते हो कि बिग शेयर। क्या बोल सकते हो, बिग शेयर, लार्ज शेयर। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब होगा, इसको भी समझ लीजिए भैया। कोई भी इंसान है, किसी चीज के बारे में
अंदर बाहर हर तरफ से उसके बारे में जानकारी निकाल लिया, इन्स आउट्स, अंदर बाहर हर तरफ से जानकारियां निकाल लिया उसके बारे में। इसका मतलब है कि उसके पास उस चीज को लेकर के इन्स और आउट्स, अंदर और बाहर सब की बात सब पता है उसको। इन्स भी पता है, आउट्स भी पता है, यानी अंदर का भी पता है, बाहर का भी पता है, यानी उसके पास पूरी फुल डिटेल है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होगा? फुल डिटेल्स। क्या होगा? फुल डिटेल्स होगा इन्स एंड आउट्स का। हमारे पास जो नेक्स्ट इडियम है दैट इज ईगल आइड मैन। ईगल आइड मैन का क्या मतलब होता है? यानी कोई ऐसा आदमी जिसकी बाज जैसी नजर हो। तो बाज जैसी जिसकी नजर होगी ना, वो बड़ा ही किसी चीज को देखेगा ना, बड़ा ही कीन ऑब्जर्वर, मतलब बहुत ही तेज नजर वाला होगा वो। बाज की नजर बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है ना, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसा इंसान जिसकी बाज जैसी नजर हो, इसका मतलब है कि वो बहुत ही तेज नजर, बहुत ही किसी भी चीज को देखने, जांचने, परखने में बड़ा तेज होगा। कीन ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं उसको? कीन ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो ईगल आइड मैन का मतलब होगा कीन ऑब्जर्वर। हमारे पास जो नेक्स्ट इडियम है, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक यानी कि कोई भी चीज थी जो कि स्मोक में समाप्त हो गई, धू धू करके खत्म हो गई। धू धू करके अगर खत्म हो गई, यानी कि स्मोक में, स्मोक मतलब धुआं होता है ना, तो धू धू करके वो एंड हो गई, समाप्त हो गई। इसका मतलब है कि उसने कोई इफेक्ट नहीं छोड़ा, नो इफेक्ट, फेल हो गई। एंड इन स्मोक, असफल हो गए, अनसक्सेसफुल, फेल। तो आप बोल दो फेल, आप बोल दो अनसक्सेसफुल, आप बोल सकते हो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट उसने नहीं छोड़ा ना, लेफ्ट नो इफेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, टू एंड इन स्मोक, फेल, अनसक्सेसफुल। ठीक। और हमारे पास जो आज की लास्ट इडियम है दैट इज एट द 11th आवर। इसका क्या अर्थ होगा? एट द 11th आवर मतलब यह है भैया कि आप जानते हैं कि दिन दिन में, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, दिन दिन में 12 घंटे होते हैं। जी हां, बोलो, होते हैं ना। अब 12 घंटे होते हैं और 11th आवर पे आकर के, 11वें घंटे पे कोई आकर के कह रहा है कि भैया आपको इतना सारा काम और करना है, तो गुस्सा लगेगी। यार एक तो अंतिम घंटा बचा हुआ था, 12वां घंटा शुरू होना था, अंतिम घंटा था, और आपने 11th आवर पे आकर के हमें ये कहने के लिए, मतलब क्या हो रहा है? 12 घंटे होते हैं, 11th आवर पे कोई आकर के हमसे कुछ और भी कह रहा है 11th आवर पे। इसका मतलब हम कहेंगे हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अंतिम समय पर आप आए हो। क्या बोलोगे आप? भैया आप अंतिम समय पर आओ, बस पूरा होने वाला है, 11th आवर पूरा हुआ, 12 शुरू हुआ, खत्म भैया। तो आप क्या कर रहे हो? अंतिम समय पर आए हो। तो एट द 11th आवर, 11वें घंटे पर कोई काम हो रहा है। 12 घंटा होता दिन दिन में या रात रात में, 12 घंटा, और 11वें घंटे पर कुछ हो रहा है। इसका मतलब है अंतिम समय पर कुछ हो रहा है, और अंतिम समय पर कुछ हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एट द लास्ट मोमेंट। क्या बोल सकते हैं? द लास्ट मोमेंट। तो आई होप कि ये सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनकी मीनिंग आपको समझ में आई होगी, जो कि होती है तो समझ में आएगी ही। लेकिन जो मैंने ट्रिक्स अपनाई इन्हें समझाने की, जो मैंने कहा था कि ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने पर मजबूर कर देंगी इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को, या जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ाएंगे। बहुत सारे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनके लिए मेरे पास अपने खुद के ट्रिक्स हैं, जिनके माध्यम से हम उनको लर्न करते कराते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी इडियम्स पे जो हमने ट्रिक अप्लाई करी वो भी आपको इन्हें हमेशा याद रखने में मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा।